जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एक जो सीरीज चल रही है मेंस की, वैसे तो दो चल रही हैं, पर एक जिसका नाम है मेंस अ डे, उसमें हम रैंडमली जो है किसी भी विषय से कोई भी जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो हम उठा लेते हैं, राइट। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है उनका एक रिवीजन हो जाता है, और मे बी हम कोशिश करते हैं कुछ उनको नया डेटा और मिले जिससे कि उनकी मीन्स राइटिंग और अच्छी हो और उनको फैक्ट्स मिले। और ये भी हम ध्यान देते हैं कि इसको हम बेसिक से पढ़ाते हैं जिससे कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी कोई समस्या ना हो, राइट। तो देखिएगा कि जो हमने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था कल, जो वो था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन को निर्देशित करने वाले प्रमुख सिद्धांत और मूल्य क्या थे। याद रखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है पॉइंट, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, और मूल्य यानी कि वैल्यू क्या थे। और उन्होंने उन्हें अपनी सक्रियता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो उन्होंने नेतृत्व किया इसमें, उसको कैसे लागू किया, जो उन्होंने लीड किया इसे कैसे लागू किया, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, एक तो प्रिंसिपल्स को देखना है, गांधी जी के प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके वैल्यूज क्या थे, और उन्होंने जो ये अपने सिद्धांत और जो अपना जो ये मूल्य है उसको, जो भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, उसमें गांधी जी के ये जो सिद्धांत थे उनका क्या योगदान रहा। मैं तो कहता हूं कि गांधी जी नहीं होते तो आज़ादी मिलना मुश्किल भी हो सकता था या बहुत देर में मिलती, यानी कि 1947 तक तो नहीं मिलती और लेट मिलती। तो ये मैं कथन कैसे कह रहा हूँ, ये मैं अभी जब इसको हम डिस्कस कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और मैं एविडेंसेस के साथ ये प्रूफ करूँगा, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कि हमारे जो हीजल साहब हैं, जो एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि ओनली थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ ग्रेट गोल्स अ पर्सन रिवील हिज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आपको अपना जो अंदरूनी जो आपका चरित्र है, जो एक बहुत मजबूत चरित्र है, वो अगर आपको जानना है तो अपनी जिंदगी में एक मकसद को सेट कर लीजिए, एक गोल होना चाहिए आपका, राइट। तो जब आप गोल का प्रयास करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन में आते हैं, अनुशासन में आते हैं, और आपका एक सबसे अच्छा चरित्र, अब सबसे विशाल चरित्र आपके समक्ष आता है, राइट। तो यही है, आपने जो गोल डिसाइड किया है, जो भी मेरे लेक्चर देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने अपना गोल निर्धारित किया है कि उन्होंने समाज की सेवा करनी है एज अ सिविल सर्वेंट, राइट। तो फिर अब मेहनत तो करनी है, फिर आप देखिए अपना कैरेक्टर, राइट, कहां से कहां पहुंच जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप देखेंगे ये जो मेंस राइटिंग है, ये ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो कैसे आपने मेंस राइटिंग करनी है वो आपने देख लेना है, और डोंट वरी, मैं एंड में जरूर बताऊंगा, जो भी पॉइंट दूंगा उनको आपने कैसे रखना है। तो देखिए, जो हमने प्रश्न देखा, प्रश्न में हमने देखा कि हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, और जो वैल्यूज होते हैं यानी कि जो मूल्य होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है ये देख लेते हैं। देखिए, एक साधारण शब्दों में आपको बताऊंगा, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत का मतलब होता है व्यक्ति क्या करता है जब वो किसी समाज में रहता है, तो वो कोई धारणा उसके अंदर आ जाती है, वो किसी बातों में बिलीव करता है क्योंकि वो एक समाज में रह रहा है, राइट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे प्लाटो। तो प्लाटो ऐसे युग में पैदा हुए थे जहां पर युद्ध चल रहा था, तो उनकी जो भी बातें होती थी वो ज्यादातर इस पक्ष में होती थी कि राजा कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, राजा कैसे शक्तिशाली होना चाहिए, राइट। वैसे ही कार्ल मार्क्स को आप देखिए, कार्ल मार्क्स जब पैदा हुए थे तो उन्होंने देखा था, वो इस माहौल में पैदा हुए थे जहां पूंजीवाद था। तो पूंजीवाद में क्या देखा जाता है, जो गरीब होता है उसका बहुत शोषण होता है पूंजीवाद में। तो इसीलिए जो कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर ये बात करते थे कि जो राज्य है यानी कि जो शासक हैं उनको हटा देना चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको समाज में बराबर बांट देना चाहिए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिस समय पे पैदा होता है उसकी वो धारणा बनती है, और धारणा कहीं ना कहीं किसका रूप ले लेती है, सिद्धांतों का। तो गांधी जी के भी कोई सिद्धांत होंगे, तो मुझे उम्मीद है आप सिद्धांत समझ गए हैं। अब बात है सर, वैल्यू क्या होता है। वैल्यू मतलब होता है, जो आपका वैल्यू है, जो मूल्य है, एक सेकंड पेन बदल लेते हैं। जो वैल्यू है वो क्या होता है, वैल्यू मतलब होता है जिसको आप बदलना नहीं चाहते, मतलब जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे आपकी जिंदगी में मान लेते हैं आप अपने माँ बाप से बहुत अटैच हैं, अब क्या उनकी जगह कोई ले सकता है?
नहीं ले सकता ना। अब ऐसे भी कोई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो उनके लिए माँ बाप की उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे सिद्धांत क्या होता है, जो आप धारणा ले लेते हैं स्थिति के हिसाब से, और वैल्यू वो होती है जिसे आप बदलना नहीं चाहते, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी आपकी वैल्यू है तो आप कभी बेईमान नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही है सिद्धांत और वैल्यू, इसीलिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। तो गांधी जी के अपने कुछ प्रिंसिपल्स थे और गांधी जी की अपने कुछ वैल्यूज थी, वो मैंने आपको बता दी है, और किस तरह इन दोनों के मिश्रण से हमें आजादी मिली। तो देखिए क्या है माफ कीजिएगा, गला ही सही नहीं हो रहा है मेरा। महात्मा गांधी एक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। बिल्कुल राजनीतिक, यानी कि इनके पास कहीं ना कहीं राजनीति की बहुत अच्छी समझ थी। साउथ अफ्रीका से आए थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत काम करते थे। तो दोनों तरह की नॉलेज थी इनके पास, जिन्होंने अपना जीवन अहिंसक, सविनय, अवज्ञा और दमन में शांतिपूर्व प्रतिरोध के बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। मतलब इन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों के जो अत्याचार होते थे उनके विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। परंतु कैसे किया? अहिंसा से, अहिंसा से इन्होंने काम किया। और कहीं ना कहीं जो ये अपना विरोध प्रकट करते थे, कैसे करते थे कि जो उस समय जिसके पास शासन था, यानी कि अंग्रेज जो भी नीतियां बनाते थे उन नीतियों को ये नहीं अपनाते थे। जैसे टैक्स देने की बात हो, कर देने की बात हो, तो नहीं देते थे, राइट। जिस तरह से कपड़े पहनने की बात हो, तो जो वेस्टर्न क्लोथ होते थे, विदेशी कपड़े होते थे, उनको जला दिया करते थे। यानी कि हथियार नहीं उठाते थे, अपना जो रोष है, अपना जो क्रोध है, उसको ऐसे प्रकट करते थे। यही बात स्लाइड में बताई जा रही है। देखिए कॉन्सेप्ट आपने समझ लेना है, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए गांधी जी के जो राजनीतिक और सामाजिक जो इनके सिद्धांत थे वो बहुत सी बातों पे निर्भर थे। मतलब इनके अपने सिद्धांत और इनके अपने वैल्यूज थे। देखिए सिद्धांत और वैल्यूज आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, क्योंकि सिद्धांत के बाद ही हमें यह पता चलता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। जैसे मैं ईमानदार हूं, है ना, मेरा एक सिद्धांत है कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदारी मैंने देखी है, मेरी धारणा है ईमानदारी बहुत अच्छी होती है, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे लिए जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो सिद्धांत और वैल्यू आपस में जुड़ा हुआ होता है, राइट, ये बात याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं इनके जो क्या क्या सिद्धांत थे या क्या क्या वैल्यूज थी। सबसे पहला हम देखेंगे अहिंसा। आप जानते हैं, आप देखिए एक पिक्चर से, मैं कोशिश करता हूं कि पिक्चर ऐसी अटैच करूं जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए अहिंसा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे एक चिड़िया जो है एक व्यक्ति के हाथ में आ रही है, बैठ रही है और अपना दाना चुग रही है। तो ये अहिंसा का ही तो उदाहरण है, क्योंकि देखिए ये व्यक्ति इन चिड़ियाओं के बीच हमेशा रहता होगा, हमेशा इनको दाना खिलाता होगा। तो क्या हिंसा दिखा रहा है? नहीं, प्यार दिखा रहा है। हिंसा का विपरीत क्या? प्यार ही तो है। तो प्यार की वजह से ही देखिए जो ये दो अलग अलग जीव हैं, एक चिड़िया है, एक मानव है, वो आपस में प्रेम से रह रहे हैं। तो अहिंसा से हमें क्या मिलता है? प्रेम। तो यही आइडियोलॉजी यहां पर बताई गई है। यानी कि इन्होंने विरोध हमेशा क्यों किया? विरोध करने का इनका तरीका क्या था? नॉन वायलेंस, जिससे कि कोई भी काम हो मारकाट कम हो और प्यार से बातें निपट जाएं। एक कारण और भी था, मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी फिलहाल हम देखते हैं। तो यही बात देखिए हिंदी में भी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्वराज। गांधी जी ने हमेशा स्वराज की मांग करी। उनसे पहले भी लोगों ने मांग की थी, ऐसा नहीं है, पर गांधी जी ने इस बात को बहुत उठाया। और गांधी जी का स्वराज से यहां तात्पर्य था कि जो प्रशासन होता है, जो गवर्नेंस होती है, उसको निचले स्तर पे पहुंचाया जाए। क्योंकि जो गांव में व्यक्ति रह रहा है उसको पूरा मौका दिया जाए, वो अपने स्तर पे शासन या प्रशासन कर पाए निचले स्तर पर। यानी कि गवर्नेंस को कहां पहुंचाया जाए? नीचे स्तर पर, ठीक है, जिससे कि जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं या जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप को खुद क्या कर सकें? अपने आप को स्वतंत्र होकर शासन कर पाए, और उनको जो राजनीतिक शक्ति होती है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। यानी कि राजनीतिक शक्ति केवल केंद्र के पास ही नहीं होनी चाहिए, वो नीचे जो प्रांत होते हैं और प्रांत के भी नीचे जो गांव होते हैं उनको भी दे दी जाए कि वो अपने स्तर पे काम कर पाए। इसी के साथ देखिए मैंने कौन सी स्लाइड जोड़ रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 73वां संशोधन मैंने जोड़ रखा है, 73वां 74वां। 73वां संशोधन से हमें क्या मिल गया है? पंचायती सिस्टम।
पंचायत जो बनाई गई हैं अब उनको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है 73वें संशोधन से, और 74वें से क्या मिला है, म्यूनिसिपैलिटी को। जो शहरों में होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी होती है, गांव में होते हैं पंचायत होते हैं, और 73 और 74 है। यानी कि गांधी जी का जो एक सिद्धांत था कि विकेंद्रीकरण, जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे पहुंचे, वो कहीं ना कहीं 1992 में 73वां और 74वां संशोधन द्वारा हमें दिखता है। तो गांधी जी की बात आज भी मानी जा रही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय। अब देखिए सर्वोदय से यहां क्या मतलब है। सर्व प्लस उदय, अगर इसकी संधि विच्छेद करते हैं, सर्व प्लस उदय यानी कि सबका उदय, यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं और किसी भी जाति के हैं, तो जब भी कोई नीतियां बनाई जाए तो सबका उदय हो। ऐसा नहीं कि किसी विशेष धर्म या जाति को उससे वंचित किया जाए, ठीक है। तो यही बात है सर्वोदय की, यानी कि सबको सब कुछ मिले, जिसकी भी जो बेसिक नीड्स हैं, सबको खाना मिले, सबको रहने के लिए मिले, सबको शिक्षा मिले, इस तरह से। तो गांधी जी ये मानते थे। क्या मैं इसे आज के हिसाब से जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। जो आपका जो शिक्षा का अधिकार है, जो एक अब मौलिक अधिकार बन गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, तो गांधी जी की बात थी सबको शिक्षा मिले। जो आपको पता है 86वें संशोधन, जो कि कब हुआ था, 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे मैं आइडियोलॉजी को वर्तमान में जोड़ रहा हूं, ये लिंकिंग बहुत जरूरी होती है, राइट। तो यहां पर यही बात बताई गई है। आगे देखते हैं। अब देखिए सर्वोदय वही बात है, स्लाइड वही है। यहां पर मैंने इसको जोड़ा है, जो इस बार का जो बजट आया था 2023 का, उसमें एक सिद्धांत जोड़ा गया था, सप्तऋषि। सप्तऋषि का यहां तात्पर्य था 7 बातों का ध्यान दिया जाएगा। सप्तऋषि, जो हमारा जो बजट का अमृत काल जो समय चल रहा है, अमृत काल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अमृत काल जो समय चल रहा है हमारा बजट का, उसमें सप्तऋषि, और सप्तऋषि में अगर आप देखेंगे एक ये वाला सिद्धांत और एक ये सिद्धांत। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब होता है सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़ा जाए। जो भी सरकार, केंद्र सरकार अपनी योजनाएं ला रही है, सभी लोगों को जोड़ा जाए, सभी वर्गों को। और रीचिंग दी लास्ट माइल, यानी कि आखिरी तक जो आदमी है, आखिरी तक जो आदमी है उस तक योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। तो ये हमें इस बार के बजट में मिलता है, राइट। सप्तऋषि के 2 सिद्धांत हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो आधार है वो कहां मिलता है आपको, गांधी जी के। क्योंकि इसकी वजह से ही क्या होगा, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो एक नैतिकता के आधार पर एक बेहतर देश होगा, राइट। वेलफेयर स्टेट होगा, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, गांधी जी जो अहिंसा उनकी एक आइडियोलॉजी थी, सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपना जो रोष है वो कैसे प्रकट करते थे, टैक्स ना देके, जो वेस्टर्न क्लोथ्स होते थे उनको फाड़ देते थे, जला देते थे, पहनते नहीं थे, इस तरह से। और कहीं ना कहीं जो हमारा सर्वोदय है, सबको फायदा मिले, इस तरह की बातें। अब जो आप देखोगे यहां पर आप कहोगे सर फिर से आपने नॉन वायलेंस क्यों दे दिया, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये इसलिए दिया है, अब हमने ये देखना है कि नॉन वायलेंस के लिए गांधी जी ने किया क्या। अगर ये सिद्धांत था तो इसके पीछे इन्होंने कार्य किया नहीं किया, यानी कि आपके कोई सिद्धांत है और आप उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे, तो सिद्धांत का क्या फायदा। तो सिद्धांत की अगर नॉन वायलेंस की बात की जाए तो गांधी जी का आपको पता है दांडी मार्च करी थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी 1930 को। तो वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये नमक विरोधी कानून थे उसके विरुद्ध, नमक संबंधी कानून थे, माफ कीजिएगा, नमक संबंधी कानून थे, उसके विरोध में इन्होंने दांडी मार्च करी थी, दांडी मार्च करी थी। और जब इन्होंने दांडी मार्च करी थी तो कोई भी आप देख रहे होंगे क्या इनके किसी के पास हथियार हैं, कुछ भी हथियार नहीं, बस ये निकल दिए, बिल्कुल दांडी मार्च करी इन्होंने और नमक संबंधित कानून को इन्होंने तोड़ा। तो अहिंसा का साथ लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे देखेंगे। अच्छा, नॉन वायलेंस में देखिए मैंने एक चीज और जोड़ी हुई है ये आज के हिसाब से, कि जो आपातकाल होता है, अब ये पता है आपको अनुच्छेद 352, 356 और 360। जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो 352 में होता है, जो राष्ट्रपति शासन होता है वो 356 में होता है, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो 360 में होता है। तो ये आज हमारे वहां क्यों पाया जाता है कि किसी भी तरह की अगर हिंसा होगी तो राज्य के पास क्या शक्ति है, वो आपातकाल घोषित कर देगी। अगर आप राज्य के विरुद्ध, अगर आपकी कोई शिकायत है, आप
आप आम जनता हैं और राज्य के विरुद्ध कोई शिकायत है ना, और आप हिंसा दिखा रहे हैं, तो राज्य के पास ये शक्ति है कि वो आपातकाल घोषित कर सकती है। परंतु वहीं आप विरोध दिखा रहे हैं जिसमें आप अहिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कैंडल मार्च कर रहे हैं, तो फिर राज्य आपकी बात सुनेगा, आपातकाल घोषित नहीं करेगा, राइट। तो ये गांधी जी की ही आज देखो हमें कहीं ना कहीं दिखता है। तो इन अनुच्छेदों का मतलब क्या है? इन अनुच्छेदों का मतलब है कि जो गांधी जी की एक विचारधारा थी अहिंसा की, वो आज भी जीवित रहे। ठीक है, देखिए ऐसा लिंक करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसओबीडियंस। तो देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस बोले या सविनय अवज्ञा, इसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये लोग बॉयकॉट करते थे ब्रिटिश गुड्स एंड रिफ्यूजिंग द पे टैक्सेस, यानी कि जो अंग्रेज जो कपड़े लाते थे, है ना, हम ही से कच्चा माल लेते थे और उसी को बना के हमारे वहाँ कपड़े लाते थे, उसका बहिष्कार करना और इनको जो गलत तरीके से कर लिए जा रहे हैं उनको ना देना। तो ये एक तकनीक अपनाई जाती थी गांधी जी द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा, राइट। और इसमें भी अहिंसा का ही इस्तेमाल होता था, राइट। और आगे देखेंगे अब इसी का क्या, जो ये सविनय अवज्ञा है आज भी दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आज अब एक नीति देखिए जो हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है, मेक इन इंडिया, यानी कि हमें वही उत्पादन या वही उत्पाद लेने चाहिए जो भारत में बने हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बात किसकी हो रही है, सविनय अवज्ञा की ही बात हो रही है। क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि बाहर का कुछ नहीं लेना आपने, अंदर ही जो आपके कॉटन के कपड़े हैं, जो हमारी छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बना रही हैं, वही पहनना आपने। तो यही बात आपको कहाँ दिखती है, मेक इन इंडिया में, जो आज भी आपको अस्तित्व में दिखता है। तो क्या हम मेक इन इंडिया जो सोच है उसको गांधी जी से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए वही बात है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, यानी कि अहिंसा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए आज भी आपको दिखता है कि अगर कैंडल मार्च की जाती है तो सरकार यानी कि राज्य आपातकाल घोषित नहीं करता है, क्योंकि आपातकाल तभी घोषित होगा जब आप अहिंसा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये भी गांधी जी की सोच है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। तो विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में, राइट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और यहां पर पता है आपको ये अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 19, कि आप शांतिपूर्ण राज्य के विरुद्ध अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। राज्य की कोई नीति आपको पसंद नहीं आती है तो शांतिपूर्ण क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। आगे देखेंगे वंचितों का सशक्तिकरण, यानी कि जो वंचित हैं, जैसे कि उस समय के समाज में जैसे औरतें हैं, जो दलित वर्ग हैं, ये लोग वंचित होते थे। तो इनको कहीं ना कहीं इनको एक मजबूत वर्ग में लाना, तो ये भी कहीं ना कहीं गांधी जी की सोच थी। जैसे इसमें महिलाएं आती थी, जो लोअर कास्ट हैं वो आते थे, और इन लोगों को शिक्षा दी जाए, इनका कहीं ना कहीं आर्थिक उद्धार किया जाए। इसीलिए आज भी आपको आरक्षण दिखता है। तो आरक्षण की जो बात है कहीं ना कहीं गांधी जी से ही शुरू हो रही है, देखिए शुरू हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इनको आप आर्थिक सहायता दीजिए और कहीं ना कहीं इनको शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने दिखाया है कि जो औरतों की मांग होती है कि आदमियों के बराबर इनको देना चाहिए वेतन, इस तरह की बातें, राइट। वोट देने की शक्ति, मतलब औरतों को भारत में पूरा पुरुषों के बराबर क्या मिले, पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, राइट। और यहां पर आप देखेंगे इससे संबंधित कोई अनुच्छेद अगर है तो वो है अनुच्छेद 17, और भी है, पर अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा हुआ है, जो जातिवाद होता है, जो ये छुआछूत वाली बातें हैं वो जुड़ी हुई है, वो कोई भी करेगा तो संवैधानिक तौर पे वो अपराध होगा। कौन बात करता है, अनुच्छेद 17। तो देखिए गांधी जी की सब बातें आपको मिल रही है, राइट। यहाँ पर तो आपको देखिए इतना पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आपने समझ लेना है। अब इसको मेंस में कैसे लिखना है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी जो 3 टेस्ट सीरीज हैं, एक आपके जो 3 पेपर हैं उसमें देखिए गवर्नमेंट अकाउंट की है, जनरल नॉलेज की है और आपकी इंग्लिश की है। इसमें आपको एक में 10 टेस्ट मिलेंगे, तो टोटल हो गए 30 आपके। तो मोर देन 500 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके, कुछ भी नहीं छूटेगा, राइट। तो इंडिविजुअली अगर आप इसे परचेस करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999, और अगर आप इसका कॉम्बो पैक लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 7999। मैं पर्सनली ये कहूंगा कि आप कॉम्बो प्राइस, ये जो कॉम्बो प्रीमियम है वही लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको फायदा क्या है, एक तो तीनों टेस्ट मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। दूसरा कि इसमें गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर 1 to 8 है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन किया जा रहा है हमारी फैकल्टी द्वारा, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, राइट, जिसमें इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप नोट्स बना पाएं, राइट। और देखिए ऐसा है कि जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हमने रखा है, जो लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एक हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है, वो है प्रीमियम लेक्चर्स हैं, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है।
जो प्रोवाइड किया जाएगा आपको 2,999 का। इसमें आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, बाकी आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो हर चीज का ध्यान दिया है। और देखिए जब तक आप मेंस राइटिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। देखिए ये एक मोहित लाठी जी थे, उन हैं मतलब माफ कीजिएगा हैं, आज वो सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमारे भाग थे वो, मतलब हमसे अब सिलेक्ट होकर वो चले गए। तो ये देखिए उनकी ये मेंस राइटिंग देखिए, तो ये देखिए उनकी कॉपी चेक की गई है, कैसे वर्ड बाय वर्ड हमने इसको देखा है और ये रिमार्क मिला है। और रिमार्क देने का अधिकार मैंने हमेशा कहा है या तो माँ बाप का होता है या गुरु का होता है, क्योंकि वही जो आपको रिमार्क देते हैं यानी कि आलोचना करते हैं वही आपको आगे ले जाती है। बाकी लोग तो जलन के कारण आपकी आलोचना करते हैं। तो देखिए इस तरह से, और इनकी जो आप देख पा रहे हैं जो मैंने मोहित लाठी साहब का, ये देखिए AETU में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनके जो टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो आप तक शेयर किए जाते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल भी आप देख पा रहे होंगे, इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और जिसमें आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो हमारी बुक्स जो हमारी टीम रिसर्च करती है, जो बुक्स बनाती है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी, वहाँ यहाँ इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं उसमें आता हूँ कि हमने अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको आपने कैसे लिखना है, राइट, जो फ्रेशर्स है, राइट। देखिए इंट्रो में आपने गांधी जी की जो फिलॉसफी, माफ कीजिएगा, जो प्रिंसिपल और जो उनके वैल्यूज थे, जो सिद्धांत और जो वैल्यूज थे वो लिखने हैं। जैसे इनका, जैसे इंट्रो में क्या लिखना है ना कि प्रिंसिपल क्या थे इनके। देखिए प्रिंसिपल और वैल्यूज कहीं ना कहीं एक ही हो जाते हैं, तो आप प्रिंसिपल लिख के आगे बढ़ जाइए। प्रिंसिपल में आप लिखिए अहिंसा, अहिंसा थी, अहिंसा का अपनाते थे ये हर चीज में। और सविनय जो मैंने बताया आपको, प्लस ये कहते थे कि राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। तो ये आपने किस में दिखा देना है, इंट्रो में। ये इनके सिद्धांत थे। अब इन सिद्धांतों को इन्होंने कैसे लागू किया था, तो बॉडी में आपने क्या लिख देना है। बॉडी में आपने जैसे आपने देखा है दांडी मार्च, तो दांडी मार्च जो है वो किसका उदाहरण है, वो उदाहरण है इसका अहिंसा का। और कहीं ना कहीं किसका उदाहरण है, सविनय का, क्योंकि इन्होंने इसका टैक्स का विरोध किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने बॉडी में जो भी इनने किया है, जो कार्य इन्होंने किया है और किस तरह हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसको आपने दिखाना है। और कंक्लूजन में आपने क्या दे देना है, कंक्लूजन में आपने कह देना है कि आज जो आजादी हुई है उसमें गांधी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन्होंने ये सिद्धांत सिखाया कि अहिंसा कितनी जरूरी है, क्योंकि हिंसा से कुछ नहीं होता। देखिए कैसे, एक मैं आपको एंड में एक बात बताता हूं। देखिए जो भी राज्य चलता है वो अपनी शक्ति लेता है संविधान से। देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से शक्ति लेता है राज्य, कोई भी राज्य है, यानी कि वो राज्य किसके हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से। अब राज्य जो शासन करता है वो किस पे करता है, जनता पे। अब देखिए जनता अगर राज्य के विरुद्ध जा रही है, ठीक है, और वो हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, तो राज्य क्या करेगा, देखेगा संविधान में कुछ बातें लिखी हैं, तो संविधान में लिखा रहता है कि भैया अगर हिंसा की जा रही है तो आप भी हिंसा कर सकते हो। अगर हिंसा की जा रही है तो आप भी हिंसा कर सकते हो। अगर कोई आप पे गोली चला रहा है तो अपने सेल्फ डिफेंस में आप भी गोली चला सकते हो। तो इसीलिए जनता अगर हिंसा करेगी तो राज्य के पास पूरी शक्ति है हिंसा करने की, तो वो जनता का जो भी आंदोलन है उसको दबाया जा सकता है, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। जब आदमी ने शराब पी हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात कर रहा हो, तो वो मायने नहीं रखती, क्योंकि क्या देखा जाता है, उसने शराब पी है, राइट। वहीं पर हम देखेंगे कि देखिए अब आगे की क्या बात है। वहीं पर अगर जनता, एक जो संविधान में अगर विद्रोह करने का भी एक तरीका बता रखा है कि भैया अगर कोई अहिंसा से सिंपल तरीके से बात कर रहा है तो वो बात सुनी जाती है, वो बात राज्य सुनता है। और अगर वो बात नैतिकता पे खरी उतरती है तो कहीं ना कहीं राज्य पे दबाव आता है अन्य राज्यों से कि भैया आप गलत कर रहे हो, ये तो अच्छी तरह कर रहे हैं, आप इनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। और कहीं ना कहीं राज्य मजबूर होता है जनता की बात सुनने के लिए। तो यही गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने अगर अहिंसा का सिद्धांत दिया इसलिए नहीं कि वो डरपोक थे, वो जानते थे कि भैया भारत को जो कॉलोनी बनाया गया है वो एक लीगल और पॉलिटिकल तरीके से बना रखा है, जबरदस्ती नहीं करी, आक्रमण नहीं किया है। तो कोई भी चीज अगर कानूनी है उसको कानूनी तरीके से ही आप पा सकते हैं। तो गांधी जी डरपोक नहीं थे। बहुत से लोग, बहुत सारे यूथ होते हैं जो समझते हैं गांधी जी डरपोक थे, नहीं, वो बहुत दूरदर्शी थे। तो यहां से मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा फिलोसफिकल लेक्चर है, थोड़ा एडवांस लेक्चर है, तो मुझे उम्मीद है आप इसको लिखेंगे
और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो देखिए, ये जो कल का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है कि व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एज दे गार्ड द डेमोक्रेसी। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं होती। यानी कि आपका कोई मौलिक अधिकार है, उसमें आपको पूरी तरह स्वतंत्रता तो नहीं है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों में पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मौलिक अधिकार हैं यही जो लोकतंत्र है उसको जीवित रखते हैं। तो इन मौलिक अधिकारों में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता होनी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्यों नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है। तो जरा अटेम्प्ट करिए, जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी मजा आता है, राइट। तो इसको कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।